हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हमने चार्ज देख लिया था कि अगर मेटल के ऊपर ज़्यादा चार्ज है तो जो कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और मेटल का साइज जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो हमारे पास दो तरह की मेटल्स होती हैं। दो तरह की कौन कौन सी? क्लास ए मेटल्स और क्लास बी मेटल्स। अब उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? आर्लैंड एटल ने 1958 के अंदर मेटल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। सबसे पहले बात करते हैं क्लास ए मेटल्स की। इनको हार्ड मेटल्स भी बोलते हैं या फिर हार्ड एसिड भी बोलते हैं। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हम याद करेंगे कि कौन सी मेटल की कैसी है। तो उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। आइए हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। स्मॉल साइज़, मेटल का जो है साइज स्मॉल होगा। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी? हाई होगी, +3 और उससे ज़्यादा +4, 5, 6, आपको पता है 7 तक हो सकती है। ठीक है, तो जिन मेटल का साइज़ कम हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उन पर प्लस चार्ज, ये कह सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, नो ईजिली डिस्टोर्टेड आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी ना दे पाए। तो ऐसी जो मेटल्स होंगी उनको हम रखेंगे क्लास ए मेटल्स के अंदर। ठीक है, मोस्टली जो हमारी एल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 वाली मेटल, ग्रुप 2 मेटल मतलब हमारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, और लाइटर ट्रांजिशन मेटल मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वो हमारी क्लास ए मेटल्स के अंदर आ जाती हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की विद लिगेंड्स, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ कुछ सीरीज़ है आप देख सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब इन मेटल्स के साथ ये लिगेंड दिए हुए हैं हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाले। फ्लोरीन वाली सीरीज़ है, ग्रुप हमारा 17, ऑक्सीजन ग्रुप 16, नाइट्रोजन ग्रुप 15। तो ये लिगेंड है। तो क्लास ए मेटल्स के साथ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा इन ग्रुप का, वो दिया हुआ है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा आयोडीन का। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन वाली सीरीज़ की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, फिर सल्फ़र, फिर सेलेनियम एंड देन टेलोरियम। नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। मतलब डाउन द ग्रुप जो लिगेंड का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो उनका जो मेटल के साथ बॉन्डिंग है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, वो क्या होगा? डिक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि मेटल का साइज़ स्मॉल है। ठीक है, ऊपर हमारे जो सीरीज़ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनका जो साइज़ है वो भी स्मॉल है, मतलब कंपेरेबल हो गया। कंपेरेबल अभी हमने बात की थी, कंपेरेबल है तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा अच्छे से साइज़ कंपेरेबल होगा, ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरी हम बात करते हैं क्लास बी मेटल्स की। इनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मेटल्स या फिर सॉफ्ट एसिड। याद नहीं करना, जस्ट इसका अपोजिट कर दो। स्मॉल साइज़ है, यहाँ क्या आ जाएगा? लार्ज साइज़। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव थी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था? आउटर इलेक्ट्रॉन्स नॉट ईजिली डिस्टॉर्टेड, पर यहाँ पे क्या है? फुल डी ऑर्बिटल्स है। मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, लिगेंड्स हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो लिगेंड इनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे उनके पास आइदर लोन पेयर होंगे या फिर पाई ऑर्बिटल होंगे, मतलब लिगेंड के पास कोई ना कोई डोनर एटम जरूर होगा। लेट फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं NH3, अमोनिया, लोन पेयर हैं तो इजीली जो है बॉन्डिंग कर सकता है। तो क्लास बी जो मेटल्स हैं, सॉफ्ट जो मेटल्स हैं, उनका जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा, अब वो जो हमने देखी थी उन्हीं के साथ बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो, लार्ज साइज़ है तो मेटल जो लिगेंड होगा जितना लार्ज होगा उतना ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी,
और हमें पता है फ्लोरीन से आयोडीन जाते हुए या ऑक्सीजन से टेलुरियम, नाइट्रोजन से एंटीमनी तक पहुंचते हुए साइज जो है हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो बड़ा साइज है, बड़ी मेटल है, अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो आती है हमारी क्लास ए मेटल्स होगी, क्लास बी मेटल्स होगी। थर्ड हमारी आती हैं बॉर्डर लाइन मेटल्स। बॉर्डर लाइन मेटल्स क्या होंगे, ये होते हैं डाई पॉजिटिव मेटल आयंस। कौन से, 3D सीरीज़ के, जो हमारी ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, क्या है, ट्रांजिशन मेटल की जो 3D सीरीज़ है, 3D सीरीज़ के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो मेटल्स बनेंगी, मतलब जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, वो आती है हमारी बॉर्डर लाइन मेटल्स के अंदर। जैसे आपकी स्कैंडियम +2, टाइटेनियम, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर +2 एंड जिंक +2। आई होप आपको सीरीज़ तो याद ही होगी, मैं जस्ट आपको रिमेंबर करवा रही थी। हमारे ना +2 में एक सर थे, नाम तो नहीं लूँगी अभी यहाँ पे, बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाते थे वो। उन्होंने बताया था हमें इस सीरीज़ को, तब से मुझे याद है ये। उन्होंने ट्रिक क्या बताई थी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैको नीको जनाती। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैको नीको जनाती। इस सीरीज़ से ना ये वाले जो 10 के 10 एलिमेंट है ना, वो याद हो जाते हैं। एक दो बार रिपीट करोगे आपको भी याद हो जाएंगे, अगर याद नहीं है तो। एक सीरीज़ तो हम याद ही कर सकते हैं, एटलीस्ट 3D सीरीज़। ओके, नाउ टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन मेटल्स होंगी, उनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। जो इरविन विलियम सीरीज़ है वही फॉलो होगी, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, वो है हमारा नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड कैसे, कि इस पर भी चार्ज है या लोन पेयर है या साइज है, कैसे इफेक्ट करेगा। तो नेचर ऑफ लिगेंड सबसे पहले स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसका बेसिक करैक्टर ऑफ लिगेंड। बेसिक करैक्टर का मतलब क्या है, बेस हम किसको बोलते हैं, जो आसानी से क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट कर दें। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं। तो जो मेटल के पास हमारा डी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो उसको क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए। जितना ज़्यादा कोई लिगेंड जितना अच्छे से जितना जल्दी लोन पेयर को दे देगा, मतलब उसका बेसिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अमोनिया, वाटर और फ्लोरीन की बात करें, तो अमोनिया के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, उसके बाद वाटर एंड देन फ्लोराइड आयन। ऐसे ही सेकंड जो है हमारा, वो है कोवलेंट करैक्टर। जितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल AgI2, AgBr2, Cl2, F2। कोवलेंट करैक्टर का मतलब क्या है, कोवलेंट करैक्टर कोई पजल होने की बात नहीं है। ये क्या है हमारा, Ag सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर कहाँ आता है हमारा, कहाँ आता है, 3D सीरीज़। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। देखो, जो हमारा 3D है, 3D में कॉपर, 4D में कॉपर के नीचे होता है Ag, फिर हमारी 5D होती है, उसके नीचे होता है Au। ठीक है, तो यहाँ पे है ये सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन होगा, 4D10 अगर Ag की बात करें, 5S1।
ठीक है। तो ये जो है कॉपर का भाई है नीचे वाला 5D 4D वाला। तो इसका साइज़ क्या है, कंपेरेबल किसके होगा, जो नीचे वाले हैं। कोवेलेंट करैक्टर का मतलब ही ये है ओवरलैपिंग, कंपेरेबल साइज और ओवरलैपिंग। अब फ्लोराइड क्या है, फ्लोराइड तो बहुत छोटा है, बहुत ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो जो है बॉन्डिंग नहीं होगी। उसके बाद है पाई बॉन्डिंग कैपेसिटी। जितनी ज़्यादा पाई बॉन्डिंग होगी, मतलब बैक डोनेशन, हमारे पीछे भी आए थे ना, कार्बोनियल है, साइनाइड है, बायपिरामिडल है, उनके पास पाई डोनर होते हैं वो। अगर उनके पास पाई है, ठीक है, पाई स्टार वैकेंट होगा, मतलब मेटल से बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल बनेगा। लास्ट हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होगा कि जो हमारी डाइपोल मोमेंट का हम जो जनरल फॉर्मूला देखते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, n इंटू में n इंटू n+1, राइट, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। तो क्या बोल सकते हैं ना, डाइपोल मोमेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे स्टेबिलिटी के। तो ये तो हमारी थी मेटल और लिगेंड कैसे जो है अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है मैक्रोसाइक्लिक इफ़ेक्ट। अब ये मैक्रोसाइक्लिक इफ़ेक्ट क्या होता है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। तो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स आर लार्ज रिंग साइज कंपाउंड। जो मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड होते हैं वो जो है बड़ी बड़ी रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, जिनके अंदर रिंग होती है। रिंग मतलब जैसे बेंजीन में है ना, ऐसे बेंजीन में रिंग होती है ना, उस टाइप की इनमें रिंग होती है, ठीक है। Even without a metal ion present and have several donor atoms inside their rings to form coordinate bond with a metal ion. इनके सेंटर में कोई, मान लो ये कोई भी रिंग हो गई, कितनी बड़ी हो सकती है, बीच में कोई मेटल आयन नहीं है, कोई मेटल आयन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास बहुत सारे ऐसे अंदर की तरफ मेटल्स आयंस होते हैं या फिर एलिमेंट होते हैं जो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसी मेटल के साथ। मान लो ये कोई मेटल है, यहाँ ये इनके पास ये डोनर है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे ही शो करते हैं ना, तो उनको हम बोलेंगे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स। जैसे कि आपके क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम पता है ना आपको, केमिकल नेम क्या बोलते हैं इसको, हाँ जी, साइनोकोबालामाइन, ठीक है, कोबाल्ट होती है विटामिन B12 के अंदर। तो देयर इज़ ए कंपटीशन बिटवीन ए नॉन साइक्लिक लिगेंड और ए मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। अगर एक तरफ ये मेटल है, हमारी मेटल है, एक तरफ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, एक तरफ नॉन मैक्रोसाइक्लिक है, नॉर्मल लिगेंड है, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। दोनों के बीच में कंपटीशन है, दोनों के पास सेम डोनर एटम है, इसके पास भी मान लो नाइट्रोजन है डोनर एटम, इसके पास भी मान लो नाइट्रोजन है डोनर एटम। तो अगर हमें कंपेयर करना हो, यहाँ पे देखो इसके पास तो सिर्फ एक होगी या दो होगी, ठीक है, नॉर्मल केस में एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नाइट्रोजन हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत सारे बनेंगे। तो एक तो हम मान लो कोई भी आदमी है, ये कोई सिंगल है, एक इस तरफ है, एक टीम इस तरफ है, एक टीम इस तरफ है, ठीक है। इस टीम में एक ही बंदा है, इस टीम में बहुत सारे बंदे हैं, वो यहाँ से भी पकड़ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऐसे पकड़े हुए हैं, ये सिर्फ ऐसे पकड़े हुए हैं, तो कौन टाइटली बाउंड करके रखेगा, ये वाला ना। तो नो सिंपल सी बात है, जो रिंग वाले हैं, रिंग वाला बड़ा हो गया, चारों तरफ से घेर के रखेगा मेटल को, तो मोर कॉम्प्लेक्स जो है, मोर स्टेबल जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा हमारा, ठीक है। तो ये था आपका मैक्रोसाइक्लिक इफ़ेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे
नेक्स्ट जो हमारा चिलेट इफ़ेक्ट है कि चिलेट इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या फैक्टर होते हैं, कैसे अफेक्ट करता है स्टेबिलिटी को, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।